नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम जीवन की उस सबसे बुनियादी मशीनरी को समझने जा रहे हैं जो हम सबके और इस धरती के हर जीव के अस्तित्व का आधार है। हम जीवन के उस तंत्र की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो एकदम सूक्ष्म कोशिकाओं से लेकर विशालकाय जीवों तक फैला हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अक्सर हम लोग यही मानते हैं कि श्वसन या रेस्पिरेशन का मतलब बस सांस लेना और छोड़ना है ना? फेफड़ों में हवा भरी और फिर उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सांस लेना तो बस इस पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी शुरुआत भर है। असली जादू तो शरीर की उन अरबों कोशिकाओं के अंदर घटित होता है, जहां एक बेहद जटिल प्रक्रिया के जरिए हमारी ऊर्जा का निर्माण होता है। आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे। तो आज के हमारे विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम श्वसन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में समझेंगे। फिर वायवीय श्वसन के चरण, अवायवीय श्वसन, सूक्ष्म जीवों में अनुकूलन और अंत में जंतुओं के श्वसन अंगों पर चर्चा करेंगे। भाग 1, ऊर्जा का स्रोत, श्वसन प्रक्रिया। देखिए, श्वसन असल में एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जहां कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा हासिल करती हैं। और इस पूरी कहानी का हीरो है एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाजार में सामान खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वैसे ही कोशिकाएं अपने हर काम के लिए एटीपी खर्च करती हैं, चाहे मांसपेशियों का सिकुड़ना हो या नसों का कोई संकेत भेजना हो। और जब पानी का इस्तेमाल करके इस एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो एक ही बार में 30.5 किलोजूल प्रति मोल के बराबर भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, वायवीय श्वसन के चरण। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला ये वायवीय श्वसन ऊर्जा निकालने का एक बेहद कुशल तरीका है। इसके 4 बड़े माइलस्टोन होते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, जहां ग्लूकोज टूटता है। दूसरा है लिंक रिएक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तीसरा अहम चरण है मशहूर क्रेब्स चक्र, जो फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। और चौथा तथा अंतिम चरण है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। और मजे की बात यह है कि यहीं सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है। अब आते हैं भाग 3 पर, अवायवीय श्वसन, यानी बिना ऑक्सीजन के जीवन। क्या होता है जब ऑक्सीजन मौजूद ही न हो? देखिए, ग्लूकोज के विखंडन के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में टूटता है। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि यीस्ट में, तो यह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और अगर अचानक ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाए, जैसे हमारी मांसपेशियों में कसरत के दौरान, तो यह लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। बिना ऑक्सीजन वाले श्वसन के 2 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अक्सर भारी कसरत के बाद मांसपेशियों में जो दर्द या ऐंठन महसूस होती है ना, वो असल में इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होती है। दही जमाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस भी बिल्कुल यही करता है। वहीं दूसरी तरफ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो यीस्ट में होता है। ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और इसी मजेदार प्रक्रिया का इस्तेमाल बेकिंग में ब्रेड को फुलाने या शराब बनाने के लिए किया जाता है। अब जरा इन दोनों की कार्यक्षमता की तुलना करते हैं। जहां ऑक्सीजन वाला श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, वहीं बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन सिर्फ साइटोप्लाज्म तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अंतर इनकी ऊर्जा में है। ऑक्सीजन की मदद से एक ग्लूकोज अणु से हमें पूरे 38 एटीपी यानी एटीपी तक की भारी ऊर्जा मिल सकती है, जबकि ऑक्सीजन के बिना यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2 एटीपी रह जाता है ना? ये जमीन आसमान का फर्क। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, सूक्ष्म जीवों में अनुकूलन। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि जीवों ने ऑक्सीजन के स्तर के हिसाब से खुद को कैसे ढाला है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, जैसे ई कोलाई और एस सेरेविसिए, जो ऑक्सीजन मिलने पर उसका इस्तेमाल करते हैं, पर न मिले तो भी जीवित रह सकते हैं। दूसरे हैं फैकल्टेटिव एरोब्स, जैसे लैक्टोबैसिलस। फिर आते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, जैसे एम ट्यूबरक्यूलोसिस, जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन हर हाल में चाहिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाले हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम। पता है क्यों? क्योंकि इन जीवों के लिए ऑक्सीजन असल में एक जानलेवा जहर है। अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ गए तो इनकी मौत पक्की है।
अब बात करते हैं भाग 5 की, जंतुओं में श्वसन अंग। सूक्ष्म कोशिकाओं की दुनिया से बाहर निकलकर अब जरा बड़े जंतुओं पर नजर डालते हैं। हर जीव ने अपनी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन खींचने के लिए अलग अलग अंगों का विकास किया है। एक छोटा सा अमीबा अपनी प्लाज्मा झिल्ली से ही गैसों के अदला बदली कर लेता है। टेपवर्म या केंचुए अपनी गीली त्वचा से सांस लेते हैं। कीड़ों ने तो बाकायदा एक पूरा श्वासन नली तंत्र या ट्रैकियल सिस्टम विकसित कर लिया है। मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन को सोखने के लिए गलफड़ों यानी गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, और हम इंसान हवा से ऑक्सीजन खींचने के लिए अपने जटिल फेफड़ों का उपयोग करते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले उस एक ही काम के लिए प्रकृति ने कितने अलग अलग रास्ते निकाले हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, अगर कल अचानक पृथ्वी से सारी ऑक्सीजन पूरी तरह गायब हो जाए तो जीवन का कौन सा रूप पनपेगा? आज हमने जो कुछ भी जाना है उसके आधार पर यह साफ है कि ऑक्सीजन पर निर्भर रहने वाले हम सभी जीव तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अवायवीय सूक्ष्म जीव जिनके लिए ऑक्सीजन एक जहर है, वे इस धरती के नए राजा होंगे। जीवन वाकई किसी न किसी तरह अपना रास्ता खोज ही लेता है। इस दिलचस्प विषय पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।